बात करते हैं सेहत के हवाले से ज़ियाबतीस डायबिटीज़ जो माशरे में बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह क्या है। हम सिर्फ देखते हैं कि अगर शुगर के मरीज़ हैं सिर्फ शुगर का इस्तेमाल नहीं करना, तमाम खाने में हमने मीठे से भरी हुई चीज़ें खा ली हैं, हमने रसगुल्ले भी खा लिए हैं, बाकी जितना मीठा है वो भरपूर तरीके से इंजॉय कर लिया, लेकिन चाय हम फीकी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें शुगर है। ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आम हैं और इस चीज़ों से निमट कर कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने डाइट का कैसे ख्याल रखना चाहिए, और जो लोग बैठे हुए हैं या जैसे हम जैसे लोग हैं जिनको ये ख़तरा हो सकता है, प्री डायबिटिक है या आगे 10 सालों में जाकर उनको ज़ियाबतीस हो सकती है, उसके लिए क्या अलामत है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर अहमद हसन राजा साहब जो कि माहिर ज़ियाबतीस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में फर्स्टली आने के लिए। और सेकेंडली सर, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये मर्ज़ जो है वो इतना कैसे बढ़ता जा रहा है सब में? सब पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत दी, और इससे ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आजकल चूँकि पाकिस्तान जो है समझ लें ये दूसरे नंबर पे और ये पहले नंबर पे आने वाला है तकरीबन डायबिटीज़ के हवाले से, डायबिटीज़ के फैलाव के हवाले से। इस वक्त हम सेकंड पे हैं और शायद हम इंडिया को क्रॉस कर जाएं। इंडिया पहले नंबर पे है और हमारा दूसरा नंबर है, लेकिन 1-2 सालों में हम इंडिया को भी क्रॉस कर जाएंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ा इशू है वो हमारा डाइटरी पैटर्न है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है। हमारी जो खुराक है वो हमारी एक्टिविटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, कैलोरीज़ हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत मुरगन खाने खाते हैं। नाश्ता ही अगर आप चेक कर लें तो उसमें बड़े तले हुए पराठे और लस्सी और मीठी लस्सी और दही और नाहन चने, हलवा पूड़ी, और हमारे यहाँ ये कल्चर है उसमें हम सिरी पाए जो हैं वो बड़े शौक़ से खाते हैं। उसमें फ़ैट्स इतनी ज़्यादा होती हैं, तो अल्टीमेटली जो भी आप कैलोरीज़ ले रहे हैं बॉडी में जब वो जाएंगी तो वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होंगी आपकी फ़ैट में, और जब फ़ैट बॉडी में इंक्रीज़ करेगी, जब आपका BMI हाई हो जाएगा एक ख़ास हद से, अगर 27 को क्रॉस करेगा, जो साउथ एशियन पॉपुलेशन है, BMI हम कहते हैं कि जो आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट है, तो 27 एक ऐसा ख़तरनाक फिगर है इसमें BMI में कि जो भी हमारी साउथ एशियन पॉपुलेशन है वो जब 27 BMI क्रॉस करेगी तो वो डायबिटीज़ के रिस्क में आ जाएगी, प्री डायबिटीज़ के रिस्क में आ जाएगी। उसके साथ हाई कोलेस्ट्रॉल का रिस्क बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड का रिस्क बढ़ जाएगा। तो मेरा ख़्याल है हमें बिल्कुल सादा और मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सर, जो हम जैसे लोग हैं जिनको खुदा ना खास्ता जो 30s में, इवन 30s में या 40s में जाकर अर्ली 40s में डायबिटीज़ में जाने का अंदेशा होता है, उनके लिए अलामत क्या होती है और वो किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं? जी, अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है और आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर पॉजिटिव है डायबिटीज़ की, यानी आपका कोई भी फैमिली मेम्बर, वालिद वालदा, भाई बहन डायबिटिक हैं, तो आपको शदीद ख़तरा है कि आप को भी डायबिटीज़ लाक हो जाएगी। तो उसके लिए अगर आप में ये अलामात आना शुरू हो जाएं, प्यास बहुत ज़्यादा लगे, भूख बहुत ज़्यादा लगे और बार बार छोटा पेशाब आए, तो फिर आपको फ़ौरन शुगर का टेस्ट जो है वो करवा लेना चाहिए। यानी जो HbA1c करवाया जा सकता है। अगर HbA1c के अलावा उससे पहले अगर आपके अंदर ये अलामात आ रही हैं, यानी पानी का यानी प्यास का बढ़ जाना, भूख का बढ़ जाना और छोटा पेशाब बार बार आना, तो इन अलामात के आते ही आप अगर HbA1c नहीं भी करवा सकते तो फास्टिंग शुगर जो है वो चेक करवा लें, यानी बग़ैर नाश्ता 12 घंटे बग़ैर कुछ खाए पिए सुबह अर्ली मॉर्निंग आप शुगर चेक करें। अगर वो 100 से कम है तो फिर आप ठीक है, अगर वो 100 से ऊपर आ रही है तो फिर आप प्री डायबिटिक रेंज में आ गए हैं, और अगर वो 126 से ऊपर आती है फास्टिंग शुगर लेवल तो फिर आप फ्रैंक डायबिटिक हैं। तो जिनमें रिस्क फैक्टर हैं, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है डायबिटीज़ की और उनकी एज अगर 40 से ज़्यादा है तो फिर उनको एनुअली लाजमी शुगर के लिए स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। हर साल उन्हें फास्टिंग शुगर लेवल कम से कम साल में एक दफ़ा ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए, अगर वो डायबिटिक नहीं भी हैं फिर भी। और उसके अलावा रैंडम शुगर अगर उनकी 140 से ज़्यादा आ रही है, यानी खाना खाने के बाद अगर 2 घंटे बाद हम शुगर चेक करें और वो 140 से ज़्यादा है तो फिर वो प्री डायबिटिक रेंज में आ जाएंगे। और अगर 180 से ज़्यादा आती है शुगर उनकी 2 घंटे के बाद, मुझे तो फिर इस तरह से लगता है हम में से आधे से ज़्यादा लोग जो है ना प्री डायबिटिक की रेंज में एक तरह से आ चुके हुए हैं जी, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा चेंज नहीं है, उस तरह से ही है, रात को देर से सो रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, प्रिजर्वेटिव फूड ले रहे हैं,
हेल्दी लाइफस्टाइल है ही नहीं, तो प्री डायबिटिक तो मुझे लगता है हम सारे ही हैं। जी वही, मैंने आपको एक सीधा सा सिंपल सा फार्मूला बताया कि आपने अपना BMI कैलकुलेट करना है, यानी आपका जो वेट है वो आपकी हाइट के हिसाब से, जो यानी उसमें वेट हाइट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब मीटर्स में कन्वर्ट करके अपना BMI अब कैलकुलेट कर लें। तो जो भी जिसका BMI 25 से ज़्यादा है तो वो प्री डायबिटिक हो सकता है। 50-60% चांस है कि वो प्री डायबिटिक निकल आएगा। तो सर आपके पास तो बहुत सारे मरीज ऑब्वियसली आते होंगे जो आपको जो भी शुगर के पेशेंट होते हैं, उनकी शुगर कंट्रोल कैसे करते हैं आप, जिनकी बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत लोगों को देखा है 500, 550, 400 तक उनकी शुगर होती है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? हाँ जी, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं शुगर के लेवल के हिसाब से और HbA1c के हिसाब से। तो अगर तो आजकल जो हम पाकिस्तान में ज़्यादातर फॉलो करते हैं वो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं। तो जो ADA की गाइडलाइंस हैं उसमें तो अब ये है कि 9 से ऊपर अगर HbA1c आ गया है किसी का तो उसको तो स्ट्रेट अवे इंसुलिन के ऊपर शिफ्ट कर देना चाहिए, और अगर 9 से नीचे है तो फिर उसको मुख्तलिफ जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक हैं यानी गोलियां हैं उनसे कंट्रोल किया जा सकता है HbA1c के लेवल के हिसाब से। अगर 7 के करीब HbA1c है तो वो सिंगल ओरल हाइपोग्लाइसीमिक खाने वाली ओरल दवाई से, यानी जो मुंह से गोलियां खाई जाती हैं 7-8 की रेंज में, 7 की रेंज में आ रहा है तो वो सिंगल दवाई से कंट्रोल हो सकता है। 8 की रेंज में है तो फिर 2 या 3 दवाइयाँ भी उसको देनी पड़ सकती हैं कॉम्बिनेशन में, और 9 से ऊपर तो वो कहते हैं कि स्ट्रेट अवे आप इंसुलिन पे चले जाएँ। सही है। तो इसको हम खाने से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दवाई और इंसुलिन पर ही रहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर दवाई, स्पेशली अगर हम शुगर की बात करते हैं, अगर कोई शुगर का मरीज़ है और वो दवाई को कॉन्स्टेंटली एक तरह से इस्तेमाल कर ले, कहीं ना कहीं किसी दौर में या किसी एज में जाकर उसके गुर्दे लाजमी मुतासर होते हैं। जी, जो शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें अल्टीमेटली ये जो मेजर ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनको डैमेज करती है, जिसमें किडनीज इफ़ेक्ट होते हैं, किडनी फेलियर में चला जाता है। उसके अलावा आपको जो हार्ट है, हार्ट अटैक हो सकता है, फालज का अटैक हो सकता है। तो ये बड़े बड़े जो भी मेजर ऑर्गन्स हैं ये रिस्क पे होते हैं डायबिटीज़ की वजह से। तो इनकी लॉन्ग टर्म अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ चलती रहेगी तो ये ऑर्गन ज़रूर उससे मुतासिर करेंगे। खाने तो के साथ हम डाइटरी हैबिट के साथ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? शुगर का जो आप अगर शुगर की ट्रीटमेंट गाइडलाइंस देखें तो उसमें जो मेडिसिन हैं, इंसुलिन है, दवाइयाँ, ये तीसरे नंबर पे आती हैं। पहले नंबर पे तो आपने सीधा स्ट्रेट अवे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। आपने अपनी जो खाना है, जो कैलोरीज़ हैं, जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, इसको कम करना है। अपनी कैलोरीज़ को बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट, जो डेली रिक्वायरमेंट है उसके अंदर लेके आना है, यानी कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन इसमें पहला स्टेप है। और उसके अलावा जो आपका एक्सरसाइज है, वॉक है, ये दूसरा स्टेप है। यानी पहले नंबर पे आपने अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, शुगर के हिसाब से कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करनी है, लो कैलोरी डाइट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, फैट्स कम करनी है। तो हम जो ये खुद से ही हमने कहा है कि हम हेल्दी कार्ब्स लेना शुरू कर देते हैं, जो फैट और प्रोटीन, सैचुरेटेड फैट जो है वो अच्छा लेना शुरू कर देते हैं, ये सब चीज़ें हम जो खुद से एक तरह से प्लान शुरू कर रहे हैं। पहले एक दूसरा डाइट प्लान रहा था, अब हम ये खुद से कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है हेल्दी कार्ब्स लेना? जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसको अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी खुद से डाइटरी प्लान फॉलो नहीं करना चाहिए। उसका जो भी डाइटिशियन है और जो उसका डॉक्टर है, जो प्लान वो उसको बताए उसको फॉलो करना चाहिए। मैं वही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या डाइटरी प्लान है जिसको हम फॉलो करके अपनी शुगर बेहतर कर सकते हैं? वो उसमें आपने बैलेंस डाइट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं, फैट्स कम करनी है, और फैट्स लेनी भी हैं तो उसमें आप जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं जैसे उसमें ऑलिव ऑयल है वो कम मिकदार में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर का मरीज़ फ़ैट्स नहीं ले सकता, तो फैट्स की भी रिस्ट्रिक्शन करनी है आपने, कार्बोहाइड्रेट्स की रिस्ट्रिक्शन करनी है, जो प्रोटीन्स हैं वो ले सकते हैं। कौन से इसमें होंगे और इसमें जो दूसरे कार्ब्स हैं वो कैसे हम माइनस कर सकते हैं? जो जो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें समझ जो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर सेलुलोज आ जाता है, जो यानी गट के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फ्रूट है, बेरीज वगैरह हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, इनके अंदर हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हमारे
जो गट के एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते और वो एब्जॉर्ब नहीं होते, वो एज सच पास हो जाते हैं, तो वो उससे आपकी कैलोरीज नहीं बढ़ती। जिस तरह की ये फिज़ी ड्रिंक्स हैं, चीनी है, ये इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि ये आप जैसे ही ये आपकी अंतड़ियों में पहुंचेंगे तो ये फ़ौरन ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएंगे और इससे आपकी शुगर बढ़ जाएगी। जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया था कि जो ऑलिव ऑयल है एक तरह से वो ज़्यादा मिकदार में नहीं ले सकते, या कोई भी फैट जो है वो ज़्यादा मिकदार में नहीं ले सकते, तो कौन सा ऐसा तेल या ऑयल या घी है जो शुगर पेशेंट जो है अपनी डाइट में इस्तेमाल करे तो वो उनके लिए हेल्दी होगा? जी, ऑलिव ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ जी वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी कम मिकदार में, बहुत ज़्यादा मिकदार में वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा मिकदार में हम किस सेंस में, पराठों वगैरह में समथिंग? नहीं, पराठा तो बिल्कुल भी, शुगर का मरीज़ तो पराठा खा ही नहीं सकता ना। अगर उसने चपाती भी खानी है तो वो आधी से ज़्यादा, यानी 2 टाइम पे वो आधी से ज़्यादा चपाती भी नहीं खा सकता, जो एक नॉर्मल इसको फिर हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? इससे हम वीकनेस की तरफ नहीं जाएंगे अगर हम हेल्दी कार्ब्स नहीं ऐड करेंगे और चपाती आधी लेना शुरू कर देंगे? जी वही ना, आप हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि जी रोटी है तो उसमें ताकत है तो जो हम आपस में डॉक्टर हैं, ये दोस्त हैं, हम आपस में डिस्कस करते हैं कि रोटी तो नॉर्मल, जो जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे हम कुर्सी के ऊपर बैठ के काम करते हैं, तो ये तो हमारी डाइट है ही नहीं। ये तो एक मेहनत कश की डाइट है, एक मज़दूर की डाइट है, जिसने सारा दिन वज़न उठाना है, काम करना है और बहुत ज़्यादा उसके यानी कैलोरीज यूज़ होनी है, ये उसकी डाइट है जो वो रोटी खा सकता है। हम आप अगर खाएंगे तो वो एक्स्ट्रा फैट में जाके अल्टीमेटली कन्वर्ट होगी और उससे हमारी शुगर भी डिस्टर्ब होगी। और सही, तो फिर जो हम रोटी ले रहे होते हैं जिसमें आटा मोस्टली गंदम का या वाइट जिसे आटा कहते हैं, वाइट फ्लोर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इस पे कन्वर्ट हो सकते हैं बाजरे पे, जौ पे या रागी पे? हाँ जी, ये अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो जो हमारी सब कॉन्टिनेंट की डाइट थी ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले, वो डाइट ही ये थी कि हम मकई की रोटी खाते थे, बाजरे की रोटी खाते थे, हम लोग जो इस तरह के बाकी ग्रेन्स हैं उनकी रोटी चलती थी। तो ये जब गोरा हमारे इधर आया सब कॉन्टिनेंट में, तो ये गंदम का कल्चर वहाँ से हमारे यहाँ राइज हुआ और अब हम वो पुरानी सारी ट्रेडिशन भूल के इसके ऊपर लग गए हैं। तो एक तो इसमें आप जो है वाइट आटा तो बिल्कुल मत यूज़ करें। उसमें यह है कि आप अगर आटा यूज़ भी करना है तो उसमें उसको छाने बगैर, यानी उसका जो चूरा है वो साथ मिक्स करने से उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो जाता है। एग्जैक्टली। तो उसके अलावा अगर आप दूसरे ग्रेन्स ऐड करते हैं, बाजरा ऐड कर लेते हैं, मकई ऐड कर लेते हैं, बेसन ऐड कर लेते हैं, तो उससे भी उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो जाता है, तो उससे उसकी कैलोरीज भी कम हो जाती हैं। सर, हम इस बात को कह सकते हैं कि डायबिटीज़ को हम थ्रू लाइफस्टाइल ही कंट्रोल कर सकते हैं? एक ख़ास हद तक, यानी अगर आप प्री डायबिटीज़ में हैं तो फिर आप उसको रिवर्स कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, वेट रिडक्शन से, बीएमआई कम करने से वो रिवर्स हो सकती है प्री डायबिटीज़। लेकिन एक बार अगर फ्रैंक डायबिटीज़ में चले जाएंगे तो फिर उसको कंट्रोल करना, दवाइयों के बगैर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सर, दवाइयाँ किस हद तक नुकसानदेह हैं? एक तरह से हम जो है एक 2 गोलियाँ ले रहे होते हैं, 2 गोलियाँ ले रहे होते हैं, फिर उसके बाद डाइट उस तरह से अच्छी नहीं है। आप देखते हैं एक नॉर्मल अगर कोई शुगर का मरीज़ होगा ना, उसका वेट गिरता जाएगा और वो ज़ाहरन उसको पता लग रहा होता है कि इसको कोई मर्ज़ लाहक हुआ है। अच्छा, एक तो हम रिकमेंड करते हैं वेट रिडक्शन जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो ओबेसिटी में जा रहे हैं उनके लिए तो रिकमेंडेशन है, उन्होंने अपना वज़न कम करना ही करना है। जिनका बीएमआई ज़्यादा है, 10 से 15 किलो अगर वो वेट लॉस करेंगे तो उनकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी। शुगर तो वो दवाइयों से ही वज़न कम हो जाता है शायद? कुछ दवाइयाँ तो हम बाकायदा देते हैं कि उनका वज़न कम हो। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, मसलन मेटफॉर्मिन है, या आजकल एक बड़ा ट्रेंड आ रहा है GLP-1 एनालॉग। ज़ेम्पिक एक मेडिसिन है। हाँ जी, यही मैं उसी का GLP-1 एनालॉग, GLP-1 एनालॉग्स कहते हैं। तो ये तो हम वेट रिडक्शन के लिए जो डायबिटिक नहीं भी, उनको भी रिकमेंड कर रहे हैं ताकि वो आगे डायबिटीज़ में चले ना जाए। एग्जैक्टली। मेरी एक फ्रेंड है, वो ऑस्ट्रेलिया होती हैं, ओज़ेम्पिक उसने लेना शुरू की थी, वो प्री डायबिटिक में आ रही थी उसकी वजह से, तो मुझे उसकी वजह से पता है कि ओज़ेम्पिक क्या है। और बहुत सारे लोग अब इस तरह से कर रहे हैं, प्री डायबिटिक नहीं है लेकिन सिर्फ वेट लॉस करने की खातिर ना वो ओज़ेम्पिक या जो आपने बोले उस पे आ रहे हैं, तो ये उनके अंदर से सिस्टम को मुतासिर नहीं करेगी? नहीं, ये ज़रा जो भी दवाई कोई भी मार्केट में अवेलेबल है या जो भी इंटरनेशनली कोई भी मेडिसिन बन रही है, उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, 1-2%।
अगर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हों तो फिर तो वो मार्केट में यूज़ के लिए मेडिसिन नहीं आती। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 ट्रायल में उसके साइड इफ़ेक्ट अगर 1-2% केसेस में आ रहे हो तो फिर वो उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो इसमें अगर पैंक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री है, यानी पैंक्रियाज का अगर कभी इन्फेक्शन हुआ हो तो उसमें ये हम GLP एनालॉग्स जो हैं ये नहीं देते। या अगर थायराइड का कैंसर किसी मरीज़ को हो या उसको पहले फैमिली में थायराइड का कैंसर हो तो उसमें हम अवॉइड करते हैं। इसके अलावा कोई ख़ास इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है ओज़ेम्पिक के या GLP-1 एनालॉग्स के। सही। और एक मिथ इस तरह से भी है कि आप जब वॉक करते हैं तो उसकी वजह से आपके जो भी शुगर लेवल है वो इंसुलिन बढ़ती है, आपकी एड़ियों में एक वज़न जाता है समहाउ, तो लोग उसके बारे में बहुत प्रेफर करते हैं वर्जिश को ना, जो शुगर के मरीज़ हैं उन पे कंपल्सरी कर दिया जाता है कि आपके 45 मिनट्स भागना है या दौड़ लगानी है। उससे किस हद तक शुगर कंट्रोल होती है, और अगर हम उस आदत को छोड़ देते हैं क्या वो दोबारा से रिवर्स होकर उसी जगह पर चली जाती है? जी, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ज़ाहिर है आपका जो शुगर है ब्लड के अंदर, ये शुगर यूटिलाइज होती है अल्टीमेटली जाके मसल्स के अंदर। तो मसल्स उसको जो भी ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा शुगर है उसको यूटिलाइज करते हैं। तो आप जितनी एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे तो आपके मसल्स ज़्यादा काम करेंगे और वो ज़्यादा मिकदार में ब्लड में से शुगर एब्जॉर्ब करके उसको इस्तेमाल करेंगे और उससे आपकी शुगर ब्लड में भी डाउन होगी। और अगर आप उसको रेगुलर रूटीन बना लेंगे तो जो एक्स्ट्रा शुगर आपकी लिवर के अंदर स्टोर होती है ग्लाइकोजन की शक्ल में, तो वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। और इन द फर्दर अगर आप अपनी डाइट कम रखें, एक्टिविटी अच्छी रखें, तो फिर आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है वो अल्टीमेटली बॉडी उसको एज एनर्जी सोर्स यूज़ करना शुरू कर देती है और आपका वेट भी कम होना शुरू हो जाता है। तो इसमें फास्टिंग हेल्प करती है डायबिटीज़ में? जी, बहुत हेल्प करती है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है उसको मैं फास्टिंग एडवाइस नहीं करूँगा कि उनमें जो जिस तरह का शुगर हाई होने का ख़तरा होता है तो शुगर लो होने का भी बहुत खतरा होता है। कहा जाता तो है। शुगर के मरीज़ों में तो फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए और अगर प्री डायबिटिक हैं तो वो फास्टिंग कर सकते हैं। उससे उनकी जो है प्री डायबिटीज़ बेहतर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। डायबिटिक पेशेंट जो है वो अवॉइड करें इसको। और जब हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें वो किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्योंकि वो तो इंसुलिन की उनको लेना ही लेना है ना उसके लिए? जी, जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं वो तो इंसुलिन के बगैर ज़ाहिर है उनका जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन बिल्कुल बनाना ख़त्म हो चुका होता है, तो वो इंसुलिन उनको लाजमी रिक्वायर्ड होती है, वो उसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। वो छोड़ेंगे तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, उसमें जाने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो सर आजकल जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है जिसमें हम एक 8 आवर्स की विंडो ओपन रखते हैं, बाकी 12 आवर्स की विंडो हम शट रखते हैं कि हमने इसमें खाना है इसमें नहीं खाना, 14 या 8 आवर्स समथिंग इस तरह से, ये सूटेबल है डायबिटिक के लिए? डायबिटिक के लिए मैं यही कह रहा हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। नहीं, अगर हमने रात को 8 बजे का खाना, मतलब रात का खाना अगर हमने सोने से 3 घंटे पहले खा लिया है और सुबह उठकर हम सिर्फ जूसेस ले रहे हैं या फिर बॉइल्ड एग्स ले रहे हैं, लेकिन उसमें रोटी नाश्ता जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ले रहे हैं, तो उससे भी उनका खतरा है शुगर हाई लो होने का? डायबिटिक पेशेंट में तो खतरा होता है। ओके। हाँ जी, जो नॉर्मल पर्सन है उनको डायबिटिक पेशेंट जूस तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता ना। जूस से तो शुगर उनकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल जो रेडिली एब्जॉर्बेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जूसेस के अंदर वो होते हैं। तो शुगर का मरीज़ फ्रूट खा सकता है, जूस बिल्कुल भी नहीं पी सकता। और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो प्री डायबिटिक या वैसे जो ओबेसिटी जिनका शिकार हैं लोग, उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। और उसमें उसके यानी 2-3 पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें ये हो सकता है कि आप 6 घंटे की विंडो रख लें खाना खाने की, 4 घंटे की रख लें या 8 घंटे की रख लें। तो उसके अलावा आप 16 घंटे, 18 घंटे, 14 घंटे फास्टिंग कर सकते हैं। तो फास्टिंग करने से ये होता है कि अल्टीमेटली जब आप कोई भी चीज़ डाइट जो भी डाइट लेंगे तो वो 6 घंटे तक आपकी जो अंतड़ियाँ हैं उनमें से ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होती रहती है। जब भी खाना खाने के 6 घंटे गुजर जाते हैं उसके बाद अंतड़ियों में से ग्लूकोज का या डाइट का ग़िज़ा का एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। तो उसके बाद फिर बॉडी जो अपने स्टोर्स हैं जैसे ग्लाइकोजन है लिवर में उसे यूज़ करना शुरू कर देती है। और जब वो ग्लाइकोजन भी ख़त्म हो जाए तो फिर वो जो एक्स्ट्रा फैट है ऑर्गन्स के अंदर उसको यूज़ करना शुरू कर देती है एज आ एनर्जी सोर्स।
तो वो फिर जितना फास्टिंग का पीरियड लंबा होगा, विंडो लंबी होगी, उतनी ही आपकी फ़ैट्स ज़्यादा यूटिलाइज होंगी। ओके। तो सर जो डायबिटिक हैं उनको कोई सप्लीमेंट्स या विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे विटामिन डी बहुत उनके लिए ज़रूरी होता है? जी, विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जो विटामिन बी12 है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तो वैसे भी उनमें नर्व्स वीक होती हैं शुगर की वजह से, और ऊपर से कुछ जो दवाइयाँ हैं मसलन मेटफॉर्मिन है, ग्लूकोफेज है, जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है, तो ये बी12 की स्टमक में से एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। तो इन पेशेंट्स को तो इंजेक्टेबल बी12 की मंथली ज़रूरत होती है, ये लाजमी इनको लगवाना चाहिए, ताकि इनकी जो न्यूरोपैथी, जो पैरों में जलन और सुन्न होना और इस तरह की अलामात हैं, मसल्स की कमज़ोरी, ये चीज़ें इससे काफ़ी हद तक उनकी बेहतर हो जाएंगी। सही हो गया। सर कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस मेरा यही पैगाम है कि आप लोग जो अपना लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी रखें, वॉक को अपनी लाजमी, अपनी जो डेली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें प्रायोरिटी दें। 1 घंटा 45 मिनट अपने लिए, अपनी सेहत के लिए वॉक के लाजमी निकालें। और जो खाना पीना है, ये वो आरिफ शफीक का एक शेर था कि गरीब शहर तो फाके से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से ख़ुदकुशी कर ली। तो आजकल के दौर में इस शेर के उल्ट हो गई ये सारी कैफियत। आजकल फाके से तो बहुत मुश्किल है किसी की मौत वाक़ई हो, जो ओवरवेट और खाने की ज़्यादती की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, उनसे लोगों की मौत जो है वो ज़्यादा तादाद में वाक़ई हो रही है। यानी आप जब ज़्यादा खाना खाते हैं, वेट ज़्यादा होता है, तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, फालज का रिस्क बढ़ जाता है, शुगर का रिस्क बढ़ जाता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट अपनाएं, कैलोरीज़ कम करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वॉक को अपनी जो रोज़मर्रा की जो भी रूटीन है उसका ज़रूर हिस्सा बनाएं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, आप जैसे खाते हैं वैसे नज़र आते हैं, खाने का बहुत ख्याल रखें। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अपनी लाइफ में अपने आप को टाइम ज़रूर दें, चाहे वो 15 मिनट है, 20 मिनट है, क्योंकि अब अपने आप को टाइम देते जाएंगे तो कहीं ना कहीं निखर कर सामने आते हैं, हमें पता चलता है कि हमारी कहाँ कमी है और कहाँ पे हमने उसको पूरा करना है।